नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का अनावरण किया। 25 मई को लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में होगा खेलों का उद्घाटन। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। 57 किलो भार वर्ग में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने अंतिम 32 के मुकाबले में चीन के लू पिंग को 5-0 से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस होंगी आमने सामने। वहीं कल खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। और नापोली ने इटालियन फुटबॉल लीग का खिताब जीतकर रचा इतिहास। 33 साल के बाद पहली बार जीता सेरिया का खिताब। पिछली बार 1990 में डिएगो मैराडोना की कप्तानी में दर्ज की थी खिताबी जीत। खबर विस्तार से। सबसे पहले खबर खेलो इंडिया से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का अनावरण किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में 25 मई को होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इससे पहले केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने खेलो इंडिया योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल और खेल कूद की गतिविधियों से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सशक्त कर सकता है। भारती मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेल कूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न। और फिलहाल हम अगली खबर पर हम सीधे चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुमकुर पहुंचे हैं। तुमकुरु में एक चुनावी रैली को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। उसे ही संबोधित करने के लिए जब वो पहुंचे तो वहां पर हम देख सकते हैं किस तरह से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है तुमकुरु में।
ये दृश्य तुमकुरू से और हमारी संवाददाता आयशा खानम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। जी आयशा, हम देख सकते हैं किस तरह से गर्म जोशी से यहां पर स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लोगों का हम देख सकते हैं कि हुजूम जिस तरह से उमड़ा है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, ये दिखाता है किस तरह का उत्साह है लोगों में। और रास्ता चप्पे चप्पे पर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सभों पर लोग खड़े हुए हैं स्वागत करने के लिए, और चारों तरफ के नारे जो है पूरी खुशियों में सुन रहा है। जाहिर है लगातार प्रचार के साथ तौर पर यहाँ पर कैंपेन कर्नाटक के चुनाव का जो एक मुख्य कैंपेन पूरी तरह से बदल गया है, और पूरा जोश और पूरी गर्मी के साथ बीजेपी का कैंपेन चलता है, और अभी भरे हुए और अभी जी बिल्कुल आयशा, और इस बीच हमारे संवाददाता नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, काफी उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। देखिए बिल्कुल, आप अगर देखें कर्नाटक में जब जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है, कर्नाटक की जो जनता है वो उनकी झलक पाने के लिए रोडों पर उतर कर आई है। इससे पहले भी आपने देखा था कि कलबुर्गी में जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर सामने आए थे, और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है कर्नाटक के अंदर। और अभी भी आप देखें कि दोनों तरफ जो लोग खड़े हुए लगातार हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं, मोदी मोदी के लगातार जो नारे हैं वो वहां पर लग रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग फूल उनके ऊपर फेंक रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। और दूसरा, इसके पीछे कई सारे कारण भी हैं, क्योंकि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश के हर व्यक्ति तक विकास की जो डोर है उसको पहुंचाने का काम किया है। आप देखें कि आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में कर्नाटक में आते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जब बेल्लारी पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि उनकी जो सरकार है वो किस तरीके से जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लाभ के लिए कितना काम कर रही है। पहले की जो सरकारें पैसा अगर भेजती थी तो वो पैसा मात्र 15% पहुंचता था, लेकिन आज पूरा का पूरा पैसा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की योजना है उनके लिए पहुंच रहा है। और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है जिसमें अनगिनत जो लोग वहां पर खड़े हुए हैं, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से इन लोगों के लिए काम करते हैं उसी का प्यार ये प्रधानमंत्री को लौटाते हैं। लोग बड़ी संख्या में सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हुए हैं। आप अगर देखें कि जिस तरीके से कर्नाटक के विकास को लेकर पिछले कुछ सालों में काम किया गया है, यहाँ पे डेवलपमेंट के तमाम जो कार्य हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा हाईवे, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी पर जिस तेजी के साथ सरकार काम कर रही है, रोजगार के लिए जिस तेजी के साथ सरकार काम कर रही है, उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ के लोगों में एक जबरदस्त क्रेज है। और वो न केवल उनकी जनसभाओं में दिखाई देता है बल्कि रोड शो में भी दिखाई देता है, और लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं वो बताते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री को कितना चाहते हैं। जी बिल्कुल नीरज, आज के दिन में दूसरी जनसभा होगी प्रधानमंत्री की, क्या आप अहम बिंदु देखते हैं, क्या महत्व देखते हैं इस जनसभा का? देखिए, बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री जब भी किसी चुनावी कैंपेन में हिस्सा लेते हैं, आप देखें इससे पहले भी कई सारे स्टेट में प्रधानमंत्री जब चुनावी सभा में उतरते हैं तो पूरी की पूरी जो फिजा है वो बदल जाती है। आप अगर देखें कि जब चुनाव पूर्व सर्वे आए थे तो उसमें कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने अपना कैंपेन यहाँ पर शुरू किया, आप देखें कि पूरा का पूरा इलेक्शन बदल गया है। आज बड़ी संख्या में आप देखें कि जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की सभाओं में पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचते हैं, और जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर वो दर्शाती है कि उनकी लोकप्रियता में किस तरह का इजाफा हुआ है। और यही इसी बात का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, उसका सीधा सीधा जो प्रभाव है
वो यहाँ के लोगों पर पड़ता है। और ये बड़ी संख्या में जो लोग निकल कर आए वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर कितना प्यार है, कितना वो अपने प्रधानमंत्री को चाहते हैं, और लाखों की संख्या में जो लोग पहुंचे। हर रैली का अपना महत्व है। जैसे अभी बेल्लारी में जो रैली हुई, बेल्लारी अगर आप देखें कि ये किसी जमाने में कांग्रेस का एक गढ़ है, और उस गढ़ को प्रधानमंत्री ने तोड़ने के लिए लगातार कोशिशें की। आप देखें कि जिस तरीके से जनसभा में उन्होंने अपनी सरकार के तमाम कार्यों को गिनाया। इसके साथ ही जो जनहित के जो तमाम कार्य हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, तो यही चीज उनको एक बढ़त दिलाती है। और कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से फ्रंट फुट पर प्रधानमंत्री खेलते हैं, और उसका जो लाभ है पूरी पार्टी को भी मिलता है। और पिछले 9 सालों में जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है उसका लाभ आम जनता को पहुंचता है, और उस आम जनता को जो विकास की दौड़ में कह सकते हैं कि बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन पिछले 9 सालों में उसको आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार कार्य करते हैं। और यही कारण है, आप देखें कि आदिवासी हो, चाहे बंजारा समुदाय के लोग हों या गरीब तबके के लोग हों, वो प्रधानमंत्री को एक विशेष तरह का प्यार देते हैं, और वो प्यार अभी है। जी बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर खेलते हैं और सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि स्टार अट्रैक्शन है वो किसी भी इलेक्शन कैंपेन में। आपने इतने चुनाव कवर किए हैं नीरज, इस भीड़ को अगर देखा जाए, जिस तरह का स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह का जोश यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है, तो क्या विरोधियों के लिए ये जो एक झलक है ये भी एक खतरे की घंटी है? देखिए, विरोधी के लिए खतरे की घंटी निश्चित तौर पर है। और जब प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में शुरुआत की थी, उसी समय से आप अगर देखें कि तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, उनकी जो शब्द हैं और जो उनकी जो भाषण है और उनकी जो भाषा है वो बिगड़ गई। आप देखें किस तरीके से व्यक्तिगत वो प्रहार करते हैं। लेकिन आप देखें कि जो कर्नाटक की जो जनता है वो जिस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को लेकर सामने जाती है, आप देखें कि जिस तरीके से उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, और उसका तत्काल जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। हमने तमाम लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि इस तरह की जो भाषा है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं प्रयोग करनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं तो एक तरीके से आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। जी बिल्कुल नीरज, और आयशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी आयशा, क्या आप महत्व देखती हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु देखती हैं इस जनसभा के तुमकुरु में? अभी प्रधानमंत्री में अंदर पहुंचेगा तो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, और लाखों की संख्या में यहाँ पर काफी मात्रा में युवक यहाँ पर इस रैली में मौजूद है। और यहाँ पर काफी भारी मात्रा में युवा इस पब्लिक रैली में जवान है, और ये महज बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, कई अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर जमा है और प्रधानमंत्री स्वागत के लिए खड़े हैं। ये बहुत ही अहम है तुमकुर इलाका से, जिसे जेडीएस अपना गढ़ मानता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह की जोरदार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जाहिर है इस इलाके में भी बीजेपी अपनी संख्या है बढ़ाने में कामयाब हो सकती है। प्रधानमंत्री अंदर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे दृश्य आप देख रहे थे तुमकुरु से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं, और जब वो पहुंचे तो उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। खेल की खबरों पर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत सरकार 2036 के ओलंपिक खेल भारत में करवाने के लिए प्रयासरत है। जालंधर में गुरुवार को इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपो को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए काम 2028 से ही शुरू करना होगा। खेल मंत्री का कहना है कि ओलंपिक के आयोजन से देश में खेल का बुनियादी ढांचा खड़ा होगा। 2032 तक के लिए तो ओलंपिक का जो स्लॉट है वो ब्लॉक हो चुका है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है और प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि 2036 के ओलंपिक कहीं पर हो तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और
और जब 2036 की मैं बात करता हूं तो 2036 का मतलब है कि 2028 से यहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों से अनुरोध किया है कि वो पुलिस की जांच को पूरा होने दे। खेल मंत्री का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच भी कर रही है। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। ताशकंद में चल रही पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। 57 किलो भार वर्ग में मोहम्मद हुसामुद्दीन ने जीत के सिलसिले को जारी रखा है। भारतीय मुक्केबाज ने अंतिम 32 के मुकाबले में चीन के लू पिंग को आसानी से 5-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं 80 किलो भार वर्ग में भारत के आशीष को हार का सामना करना पड़ा। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आशीष को क्यूबा के अरलेन ने हराने में सफलता पाई। क्यूबा के मुक्केबाज ने इस मुकाबले को 5-2 से अपने नाम किया। अब खबर इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। यह मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। आज के मैच में गुजरात की टीम जीत के साथ शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, वहीं राजस्थान जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। ये मुकाबला राजस्थान के घरेलू मैदान जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम पर खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का सफर शानदार रहा है। इस सीजन की बात करें तो गुजरात ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 6 में जीत मिली है, जबकि 3 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है। ये टीम 12 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। गुजरात की टीम सीजन के प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की दौड़ में सबसे नजदीक है। टीम अगर आज का मैच जीतती है तो वो प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर लेगी। गुजरात के पास शानदार बॉलिंग अटैक और मिडिल ऑर्डर है। गेंदबाजी में उसके पास पेस में मोहम्मद शमी और स्पिन में रशीद खान हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और विजय शंकर कहर बरपा रहे हैं। अंक तालिका में 10वें पायदान पर स्थित राजस्थान की टीम ने इस सीजन में अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 5 मुकाबलों में राजस्थान को 2 में ही जीत नसीब हुई है। आज गुजरात के खिलाफ अगर राजस्थान को जीत मिलती है तो ये टीम अंक तालिका में पहले या दूसरे नंबर पर आ सकती है। राजस्थान के जोश बटलर और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी सबसे ज्यादा कारगर है। ये टीम को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस इस सीजन में दूसरी बार एक दूसरे के सामने उतरेंगी। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो गुजरात का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें अब तक 4 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाले गुजरात टाइटंस ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है। दोनों टीमों को अपने पिछले मैच में हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में आज के इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम जीत के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एक रोमांचक मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 रन से अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन ही बना सकी।
बात करते हैं फुटबॉल की। नापोली ने इटालियन फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। उडिनेसे के खिलाफ गुरुवार की देर रात खेले गए मुकाबले को 1-1 से ड्रॉ करा के नापोली ने लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। 33 साल बाद ये पहला अवसर है जब नापोली ने सेरिया का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले उन्होंने 1990 में दिग्गज फुटबॉलर डिएगो मैराडोना के नेतृत्व में खिताबी जीत हासिल की थी। तैंतीस साल से चला आ रहा इटालियन क्लब नापोली का इंतजार समाप्त हो गया है। इटालियन फुटबॉल की शीर्ष लीग सेरिया का खिताब नापोली ने जीत लिया है। 1990 में महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना के नेतृत्व में अंतिम बार लीग का खिताब जीतने वाली नापोली ने गुरुवार की देर रात उडिनेसे के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ के साथ ही खिताब अपने नाम कर लिया। ये तीसरा मौका है जब नापोली ने सेरिया का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले उन्होंने मैराडोना की कप्तानी में 2 बार खिताबी जीत हासिल की थी। नापोली ने 5 मैच शेष रहते खिताब हासिल किया। उनके 33 मैचों में 80 अंक हो गए हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद लाजियो के 64 अंक हैं। नापोली के खिताब जीतते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इटली के दक्षिण में स्थित नेपल्स में हजारों की संख्या में नापोली के प्रशंसक सड़कों पर उतर आए और पूरी रात जश्न मनाते रहे। शहर की सड़कें समर्थकों से भरी दिखाई दे रही थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। जश्न मना रहे लोगों में सभी उम्र के फैंस थे। लोगों के हाथों में क्लब का झंडा दिखाई दे रहा था। इस पल का इंतजार मुझे बचपन से था। मुझे बहुत रोना आ रहा है। ये पूरे शहर की जीत है। ये शानदार है। आखिरकार ये खुशी का पल है। ये मेरे लिए पहला अवसर है। मैं युवा हूँ, लेकिन मेरे पिता और मेरे दादाजी ने मुझे ये आनंद दिया है। ये शानदार जीत है। मैं बहुत खुश हूँ। उडिनेसे के खिलाफ खेला गया मैच नापोली से 800 किलोमीटर दूर हो रहा था। हालांकि इस मैच को देखने के लिए नापोली के घरेलू मैराडोना स्टेडियम में हजारों की संख्या में समर्थक उपस्थित थे। स्टेडियम के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। नेपल्स में रेस्टोरेंट और रोड पर मैच के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। टीम की खिताबी जीत के बाद फैंस ने जमकर आतिशबाजी की और नाचते गाते जश्न मनाया। ये जीत बहुत बड़ी जीत है। ये अविश्वसनीय पल है। काश मेरे अंकल और मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर होते। नापोली को भले ही सेरिया के खिताब जीतने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन घरेलू मुकाबलों में उनका प्रदर्शन पिछले कुछ सालों से अच्छा रहा है। पिछले 11 सत्रों में उन्होंने 3 बार कोपा इटालिया का खिताब जीता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई जमकर मना जीत का जश्न। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।